एवरीवन, माय नेम इज़ दीप राजचंद्राकर और आप देख रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स। ठीक है, टिल नाउ हम ऑलमोस्ट सिलेबस इन कर चुके हैं। अगर मैं बोलूँ तो मेट्रोलॉजी और सीएनसी का जो टॉपिक था वो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका एक बच जाता है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो एज सच गेट एग्जामिनेशन में इसका वेटेज बहुत कम है, 1 से 2 मार्क्स का पूछा जाता है। सो उस हिसाब से हम कवर करने वाले हैं, बिकॉज आपका मटेरियल साइंस अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। लेकिन हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट है, रिलेवेंट टू एग्जामिनेशन। ठीक है ना। सो अपन उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले अगर मैं बात करूं, है ना, आपका जैसे मैंने बोला मेट्रोलॉजी कराया था और उसके बाद आपको सीएनसी कराया था, तो उसके जो लेक्चर्स मिले थे, है ना, उसमें मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के बारे में बात किया। फिर भी वर्कबुक से कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो वो देख लीजिएगा। मैं आंसर अभी बता देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 75 आपका कास्टिंग का क्वेश्चन था, शेप फैक्टर वाला। तो ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन कराया था शेप फैक्टर का, तो ये हो जाना चाहिए भाई, है ना। इसका आंसर आएगा 10.6 सेंटीमीटर। अगर आपसे नहीं होता तो आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और पूछिए, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, इवन दो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे बनना चाहिए। आंसर मैंने बता दिया। सिमिलरली मैंने 76 से आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 93 तक के, ये आपको करना था। ऑलरेडी मैंने क्लास में कराया है मेट्रोलॉजी में, है ना। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास में मेट्रोलॉजी में मैंने कराया है। फिर भी अगर कोई रह जाता है तो बताइएगा। इसके आंसर्स मैं बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 76, है ना, आपके वर्कबुक का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 का है आंसर सी, 77 ए, 78 बी। 78 में देखिए आपको पूछा है मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ द बुश, है ना। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी क्या होता है डियर? आपका जो क्लियरेंस होता है, रेडियल क्लियरेंस, है ना, मैक्सिमम रेडियल क्लियरेंस इज योर मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी। सो सर क्या वो डायरेक्ट क्लियरेंस है क्या? नहीं, जो डायरेक्ट क्लियरेंस निकालते हैं वो क्या होता है? डायमेट्रल क्लियरेंस होता है। वो क्या होता है? डायमेट्रल क्लियरेंस होता है। ठीक, सो उसका हाफ करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम क्लियरेंस का हाफ हमेशा क्या होता है? इसेंट्रिसिटी होता है। ध्यान रखना भाई। ठीक, सो ये क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 80 बी, 81 डी। ये सब सवाल कराए हैं भाई मैंने। ठीक, 82 ए, 83 ए और डी दोनों पॉसिबल है। 83 और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था आपको, ए एंड डी 83 का। 84 एंड 85 बी एंड 85 आपका ए है। 86 ए, 87 डी, 88 बी, 89 डी, 90 डी, 91 बी, 92 ए, 93 आपका ए। ये सारे सवाल मैंने कराए थे। फिर भी आपको डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी डाउट रहेगा तो, क्योंकि ये सारे सवाल कराए थे तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जब बनाएंगे, और है ना, उस समय तो आपने देखा था, क्लास में देखा ही था, लेकिन बाद में जब बनाएंगे तो ये आंसर आपके पास एटलीस्ट रहना चाहिए। ठीक है, सो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ये रेस करके आगे अपन शुरू करते हैं फिर। अब शुरू करने वाले हैं हम लोग मटेरियल साइंस। ठीक है, मटेरियल साइंस में
अगर मैं बोलूँ तो कुछ बातें मैं जरूर बताऊंगा जो गेट में एज सच नहीं पूछा जाता, बट इंपॉर्टेंट है डियर, है ना। गेट में कभी कभार ही आया उससे रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन अगर मटेरियल साइंस पढ़ रहे हो और बाकी एग्जाम में भी आप देखोगे तो वहाँ से सवाल देखने को मिलता है ना। तो वहीं से शुरू करते हैं भाई। अगर मैं बोलूँ मटेरियल साइंस, सो हम देखेंगे मटेरियल्स के बारे में। आपके जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं डियर, वो दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल, क्रिस्टलाइन मटेरियल, और एक होता है आपका नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। सो देखिए, आपका जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है उसको भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन और एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनो क्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। सो ये तो देखने की बात है ना, कि भाई क्रिस्टल अगर ज़्यादा है तो वो पॉलीक्रिस्टलाइन में आ जाएगा, और अगर सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो वो मोनोक्रिस्टलाइन में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका अगर मैं बोलूँ नॉन क्रिस्टलाइन, दैट इज ऑल्सो नोन एज एमॉर्फस मटेरियल। इसको एमॉर्फस मटेरियल भी कहा जाता है, एमॉर्फस मटेरियल। ठीक, अगर मैं बात करूं दोनों में अंतर क्या है सर, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में। एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं उसमें जो एटम्स होने वाले हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे और वो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होगा, सो आपके जो एटम्स होंगे वो एकदम वेल अरेंज रहेगा और एक टाइम के बाद वो जो अरेंजमेंट है वो रिपीट होने वाला है, वो रिपीट होने वाला है। और एक्चुअली डियर, ये जो अरेंजमेंट होता है, जो रिपीटेशन होता है अरेंजमेंट का, है ना, वो कहलाता है स्पेस लैटिस। मतलब आपका ये जो अरेंजमेंट होने वाला है एटम्स का, वो क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल, इसी को क्रिस्टल कहा जाता है। ये एटम्स वेल अरेंज रहने वाले हैं किसमें, क्रिस्टलाइन में। अगर मैं नॉन क्रिस्टलाइन की बारे में बात करूं तो उसमें जो एटम्स रहेंगे वो आपका इस तरीके से चैन फॉर्म में रहेगा, कोई रेगुलर पैटर्न शो नहीं करता ये, इस तरीके से एटम अरेंज रहेंगे। आप देख सकते हो दोनों में से इसमें क्लोज पैकिंग दिख रहा है, इसमें क्लोज पैकिंग दिख रहा है। सो ऑब्वियसली इसमें आपका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, इसमें डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होने वाला है, मोर डेंसिटी। इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, क्रिस्टलाइन मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होती है, मोर डेंसिटी। इसकी डेंसिटी कम होती है, लेस डेंसिटी कंपेयर टू क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक, सो नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल की डेंसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है कंपेयर टू क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक, अगर मैं बोलूं इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो एग्जैक्ट टेम्परेचर होने वाला है, एग्जैक्ट मतलब अगर मैं बोलूं कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल है सो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट होने वाला है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही मेल्ट होगा। लेकिन अगर नॉन क्रिस्टलाइन है तो वो एक रेंज में मेल्ट होने वाला है, मतलब आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट होगा, आपको कहना पड़ेगा कि 100 से 110 में ये मेल्ट होने वाला है। मतलब ये एक रेंज में मेल्ट होगा और ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट टेम्परेचर पे मेल्ट होने वाला है। ठीक, सो मेल्टिंग टेम्परेचर इज एग्जैक्ट, melt over a range, over a range of temperature, a range of temperature। ठीक, ये होता है आपका नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक, हम स्टडी अगर बात करूं तो जो क्रिस्टलाइन होते हैं उस मटेरियल का स्टडी करने वाले हैं, और उसका स्टडी मेनली अगर मैं बोलूं तो आपका एक होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक।
सो वहाँ से आप देखते हो कि किस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, उसका क्या चीज़ें हैं, है ना, वो डिफाइन करते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि जो एटम्स अरेंज होता है ना, एक सीक्वेंस में अरेंज होने वाला है, एक पैटर्न को रिपीट करने वाला है एक टाइम के बाद। सो इसका एक टाइम के बाद पैटर्न को रिपीट करेगा, तो जो स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल यूनिट है जो रिपीट होने वाला है उसको कहते हैं यूनिट सेल। उसको क्या कहते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल, ठीक। सो यार एक्चुअली ना जो क्रिस्टल सिस्टम होता है वो 7 टाइप के होते हैं। वो किस बेसिस पे डिवाइड होता है? वो आपके 3D एक्सिस पे जो इंटरसेप्शन होते हैं उसके बेसिस पे, और जो 3D एक्सिस का आपका एंगल है एक्स वाई जेड, है ना, वो तीनों के एंगल के बेसिस पे डिवाइड होता है। ऑब्वियसली इसके बारे में जस्ट जानना था, है ना, आपको डेप्थ में नहीं जाना है। तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जिसको 14 बेवरीज लेटिस में शो किया जाता है, ठीक है ना। 14 बेवरीज लेटिस में शो किया जाता है 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को। ये बस याद रखना, कभी कोई पूछा तो ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। उस पर बात करूं अगर मैं, तो यूनिट सेल जो रिपीट होने वाला है, तो यूनिट सेल अपन देखने वाले हैं 4 टाइप के यूनिट सेल। एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो सिंपल क्यूबिक सेल दैट इज योर SCC, है ना, सिंपल क्यूबिक सेल। सेल भी आने वाला है, SCC, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है कि आपका एक क्यूब है, इस तरीके से आपका एक क्यूब है, और इस क्यूब का जो साइड है वो A है, साइड A मान लिया, और इसके 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर में, है ना, 8 के 8 कॉर्नर में आपका एटम्स अरेंज्ड है। यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, टोटल 8 एटम्स 8 कॉर्नर पे अरेंज्ड है। सो अगर कोई पूछे आपको कि आपका एक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका कितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि देख के सर मैं बता सकता हूं 8, 8, है ना। सो 8 इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल जो दिखने वाले हैं आपको। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल 8 है। बट माय डियर फ्रेंड, ओरिजिनली जो इस यूनिट सेल से जो बिलोंग करेगा नंबर ऑफ एटम्स, ये 8 आप गिने 8 कॉर्नर पे है, लेकिन ओरिजिनली एक यूनिट सेल में जो पार्टिसिपेशन, क्योंकि यार ये तो फिर से, है ना, रिपीटेशन, इसके बाद और आपका एक यूनिट सेल होगा, फिर सिंपल क्यूबिक, फिर सिंपल क्यूबिक, इस तरीके से, सिमिलरली ऊपर, सिमिलरली नीचे, सिमिलरली इस साइड, सिमिलरली उस साइड। सो चारों तरफ इस तरीके से आपका क्या रहेगा, ये अरेंजमेंट रहेगा। तो एक एटम इस तरीके से आपका और बाकी 8 यूनिट सेल का में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। सो ओरिजिनली इस यूनिट सेल से कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं जो इस यूनिट सेल में बिलोंग कर रहे हैं, वो आपका कहलाता है एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। वो क्या कहलाता है? एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। सो ये जो लिख रहा हूं ना, दिस इज नॉट द एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। तो एक्चुअली ये काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है भाई, है ना। ये सिर्फ आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा कि एवरेज नंबर ऑफ एटम्स है। ये देख के आप बताओगे 8 नंबर ऑफ एटम्स है, बट ओरिजिनली ये इससे बिलोंग करते हैं क्या यूनिट सेल से? नहीं करते। ध्यान रखना, ओरिजिनली कितने होंगे वो देखते हैं भाई, वो देखेंगे, मतलब थोड़ी देर में देखेंगे वो चीज, है ना। सो 8 एटम्स होने वाले हैं जो कि ओरिजिनली इससे बिलोंग नहीं करेंगे, बट वी कैन सी दैट वन, देखेंगे वो बाद में। आगे बढ़ूंगा, अगर सिंपल क्यूबिक के बाद आपको देखने को मिलेगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल,
क्यूबिक सेल, BCC। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से कुछ होने वाला है। इस पे भी 8 कॉर्नर में 8 एटम रहेंगे और एक इंटीरियर में रहने वाला है। एक सेंटर में, बॉडी के सेंटर में। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स अभी आप कह सकते हैं 9 है, बट अगेन दिस इज नॉट द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स विच इज गोइंग टू बिलोंग द यूनिट सेल। ठीक, सो 8 और 9 आपके देखने पे मिल रहा है, लेकिन ओरिजिनल क्या होगा वो बात करेंगे हम लोग। अब देखिए एक्चुअली ना, ए इज द साइड ऑफ द व्हाट, क्यूब। और अगर इसमें जो एटम्स रखे हैं उसका अगर मैं बोलूं रेडियस है ना, आर है। सो आर इज द रेडियस ऑफ एटम्स बोल दिया। एंड इज साइड ऑफ क्यूब और साइड ऑफ यूनिट सेल, इस तरीके से। सो इसका अगर वॉल्यूम निकालना रहे इस क्यूब का, तो वो हो जाएगा ए क्यूब विल बी द वॉल्यूम। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर मैं रेडियस और आपका जो साइड है उस पर रिलेशन निकालना चाहूं, है ना, रिलेशन देखना चाहूं, सो दैट इज योर ए इक्वल टू 2r। आर इज द रेडियस ऑफ द एटम्स। एक्चुअली मैं आपको इस तरीके से दिखाया हूं कि कॉर्नर में होता है, जब आप इसको पास में ला के देखेंगे, इसका लार्ज वर्जन देखेंगे, तो आपको इस तरीके से दिखेगा कि भाई ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए होने वाला है। बट आपका ए एटम का ये वाला जो रेडियस है, एक एटम का रेडियस, और सिमिलरली दूसरे एटम का रेडियस इस तरीके से ये भरा रहेगा। रेडियस आने वाला है। काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छा ड्रॉ करता हूँ। पता नहीं कितने लोगों को चमका, नहीं चमका। इसमें ना कुछ चीज़ें आपको जस्ट याद रखना बेटा, है ना, याद रखना। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाऊँगा, लेकिन इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से एक साइड से आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये दोनों पॉइंट के बीच का ये वाला डिस्टेंस जो है वो है ए। यहां से यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस है वो है ए। सो यार ये कितना हुआ सर, ये तो रेडियस के बराबर हुआ है, एटॉमिक रेडियस, ये भी एटम का रेडियस। सो ये रेडियस टोटल कितना हुआ, 2r। सो 2r इक्वल टू कितना है आपका a, इसमें देखने को मिलेगा। सिमिलरली बाकी में भी अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। सो वो मैं बात करूंगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। देखिए इसके अलावा एक होता है आपका फेस सेंटर क्यूबिक सेल। FCC, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, ये भी आपका क्यूब रहने वाला है। सो ये आपका फेस सेंटर होने वाला है डियर, ठीक। सो इस पे क्या होगा कि 8 कॉर्नर में 8 एटम तो है ही, ये वाला 8 एटम है ही, साथ के साथ टोटल 6 फेस है आपके क्यूब के, तो फेस में एक एक एटम
और रहेंगे भाई। सो टोटल आपका फेज में 6 एटम और रहने वाला है। सो ये आपका क्या कहलाता है, फेज सेंटर। अगर मैं बोलूं तो टोटल कितने, 6 + 8 14 एटम्स आपका इस पे देखने को मिलेगा। ये देखने को बस मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं आपका फोर्थ वन किस तरीके का होता है यूनिट सेल, सो फोर्थ वन इज योर HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। HCP, इस पे क्या होता है कि आपका एक प्लेन ऊपर रहने वाला है, नीचे एक प्लेन है, ऊपर एक प्लेन है, ठीक है ना। और ये दोनों प्लेन के बीच का जो गैप है, ये प्लेन और ये प्लेन जो टॉप और बॉटम में दिख रहा है उसको बेसल प्लेन कहते हैं। और ये दोनों प्लेन के बीच का जो गैप है, लेट अस अज्यूम उसको मैंने मान लिया C, ठीक। सो यार आपका जो C, ये जो बेसल प्लेन के बीच के गैप का जो गैप है और जो साइड होगा इसका, ये जो साइड आने वाला है उसके बीच का रेशियो होता है 1.632। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, 1.632। क्या क्या बोले सर, ये बेसल प्लेन का गैप हेक्सागोनल पैकिंग में बस देखने को मिलेगा। ये जो C है और ये जो साइड है इसका A, दोनों का रेशियो 1.632 होने वाला है। अब देखिए इस पे सेंटर पे और इस तरीके से ट्रायंगल देखने को मिलेगा। सो टोटल अगर मैं एटम्स के बारे में बात करूं तो 6 कॉर्नर में यहां पे 6 एटम रहेंगे, एक फेस पे रहेगा सेंटर पे यहां पे। सिमिलरली यहां पे 6 कॉर्नर में 6 एटम्स रहेंगे, एक फेस पे रहेगा यहां पे और यहां पे आने वाला है, ठीक। सो टोटल कितने हो गए आपके, 7 7 14 और 3 17। सो 17 नंबर ऑफ एटम्स आपको देखने को मिलेंगे, देखने को मिल रहा है ना। ये अगर मैं बोलूं आपका सर तो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जो कि ओरिजिनल बिलोंग करेगा, ओरिजिनली बिलोंगिंग टू द यूनिट सेल, वो कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई वो थोड़ा सा, है ना, पूछा जाता है। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करता हूं। ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, जो पिक्चर्स हैं वो दिमाग में छप जाना चाहिए, तभी बात होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए भाई, आपका अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे कि एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, एक टर्म आता है एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। देखिए एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल अगर मैं बोलूं डियर, तो क्या होगा, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल विच इज ओरिजिनली बिलोंगिंग टू दैट यूनिट सेल, ओरिजिनली बिलोंग करता है, ठीक। नंबर ऑफ एटम्स number of atoms which are originally belonging to यूनिट सेल। तो ये निकालते कैसे हैं सर, देखिए एन एवरेज दिया जाता है, कॉर्नर में नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 8,
प्लस फेस में नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ एटम्स इंटीरियर बॉडी डिवाइडेड बाय 2। ये क्यूबिक सेल के लिए है, ये फॉर्मूला आपका क्यूबिक सेल के लिए है। ये क्यूबिक आपका 3 क्यूबिक सेल था और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। ध्यान से देखे होगे है ना, 3 क्यूबिक सेल था, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था भाई। सो आपका ये 3 जो क्यूबिक सेल होने वाले उसके लिए एप्लीकेबल होगा। और एन कॉर्नर बाय 6 हो जाएगा, किसके लिए? एससीपी के लिए। बाकी तो ये सेम रहेगा, एन एफ बाय 2 एंड प्लस इंटीरियर बाय 2। ये किसके लिए है? एचसीपी, हेक्सागोनल के लिए। ठीक। सो अगर मैं बात करूं डियर, ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप अभी तक मेरे ख्याल से फिगर बना लिए होंगे सिंपल क्यूबिक सेल वगैरह जो थोड़ी देर पहले बताया था। तो सबसे पहले जो एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल है उसका अगर एवरेज नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, सो एवरेज नंबर ऑफ एटम विल बी इन द सिंपल क्यूबिक सेल। टोटल कॉर्नर में कितने एटम थे? 8। सो 8 डिवाइडेड बाई 8। क्या फेस में कोई एटम था क्या? सर इस पे आपने बताया एन सी क्या होता है एग्जैक्टली, दैट इज योर नंबर ऑफ एटम्स इन द कॉर्नर, नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स। ठीक, एट कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एटम्स एट फेस, नंबर ऑफ एटम्स एट फेस and number of atoms at interior body। इंटीरियर बॉडी। ठीक। सो अगर सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में बात करूं तो टोटल आपका 8 नंबर ऑफ एटम्स थे कॉर्नर में बस, है ना। और कहीं पे था क्या? फेस में था क्या, या आपका बॉडी इंटीरियर में था क्या? बिल्कुल नहीं था, नहीं सर, वहां पे बिल्कुल नहीं था। सो आपका एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे सिंपल क्यूबिक सेल में? दैट इज योर 1। मतलब एक एटम ओरिजिनली बिलोंग करता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। 8 आप देखते हो, एक्चुअली ये मैं शुरू से इसलिए बताते हुए चला ये चीज़ को क्योंकि इंटरव्यू में ना लोग कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं किया जाता, इंटरव्यू में लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। ये एक यूनिट सेल में आप बना दोगे, एक यूनिट सेल बोले बनाने बोले सिंपल क्यूबिक सेल, है ना, तो आप बना दोगे फटाफट और 8 कॉर्नर में 8 एटम्स दे दोगे। उसके बाद आप पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है इस यूनिट सेल में, तो आपको बताना है उस समय कि सर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम देख सकते हैं 8 एटम्स हैं, बट ओरिजिनली इस यूनिट सेल से बिलोंग करेगा ओनली 1 एटम। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो स्पेस लैटिस में आपका वो अरेंज्ड है, मतलब जो कॉर्नर में एटम्स है वो बाकी और भी यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है ना। सो ओरिजिनली एक ही एटम जो है वो इस यूनिट सेल का होगा। इस तरीके से आपको बात करना रहेगा भाई। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये तो सिंपल क्यूबिक सेल का निकाल लिए, अगर आपको निकालना है एफसीसी सॉरी बीसीसी, सो बीसीसी का अगर निकालना रहेगा तो इसका एन एवरेज इक्वल टू, मैं कैसे निकाल सकता हूं? बीसीसी में अगर देखोगे तो बॉडी सेंटर इंटीरियर में 1 एटम्स होता है और कॉर्नर में 8 एटम्स होते हैं। सो 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 आपका इंटीरियर होता है तो डिवाइडेड बाई 1। सो टोटल कितना आ गया आपका यहाँ पे 2। सो बीसीसी में आपके एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने होने वाले हैं? 2। ये काम की चीज है भाई, ये काम की चीज है। पहला वाला जो बता रहा था वो सिर्फ कंफ्यूज किया जाएगा, है ना। एक्चुअली अगर नंबर ऑफ एटम्स एग्जाम में पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक। सो ये इस तरीके से निकालना है। अगर मैं बोलूँ एफसीसी में कोई निकालना चाहे तो एफसीसी में एन एवरेज कितना हो जाएगा डियर? दैट इज योर 8 डिवाइडेड बाई 8, 8 कॉर्नर में, प्लस आपका 6 है कहाँ पे? आपके फेस पे, 6 फेस पे आपका था एटम्स। सो टोटल कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 3 + 1 4। सो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स इन द एफसीसी शुड बी 4। सो 1 2 4 1 2 4। और माय डियर फ्रेंड एचसीपी में कितना होगा? 4th वन एचसीपी में। सर कॉर्नर में टोटल कितना था? दैट इज योर 6। सो 6। अच्छा
कॉर्नर में टोटल कितना था 6, तो आपका एक ही साइड था बेटा, 6 तो एक ही साइड था, ऊपर और नीचे दोनों मिला के कितना था 12 सर, तो 12/6 प्लस आपका फेस में था क्या, यस सर 2/2, दो थे ऊपर फेस में और नीचे फेस में। इंटीरियर में था क्या, यस सर कितने थे 3, सो प्लस आपका 3/, इंटीरियर में सॉरी ये /1 है ना, सुधार लेना भाई, अरे यार इंटीरियर में /1 होगा, यहां पे भी /1 किया हूं। अच्छा ये फॉर्मूले में गलती से 2 लिख दिया था, वो सुधार लेना बेटा, अच्छा हो गया मैं देख लिया, नहीं तो इसी के लिए हल्ला होता फिर, ठीक है ना सर ये क्या था, सो /1 है ना, इंटीरियर में /1 है, सुधार लेना वो। सो 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो टोटल कितने हो गए, दैट इज योर 2 + 1 + 3 मतलब आपका 6। सो SCP में एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने होने वाले हैं 6। सो 1 2 4 6 1 2 4 6 आपका एवरेज नंबर ऑफ एटम्स होगा, ठीक। सो देखिए अगर मैं बोलूं डियर, इस पे कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, है ना। ये इरेज कर रहा हूं, ये एक पहला टर्म हुआ जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स है, 1 होता है SCC में, 2 होता है BCC में, FCC में होता है 4 और SCP में होता है 6, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होपफुली आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी भाई, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह में परफॉर्म तो कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट से बातें होती है बीच बीच में कभी कभी। सो आप लोग ना जो पढ़ाई कर रहे हो उसका वर्थ तभी है जब आप ये सोच के पढ़ो कि भाई इसको रिवीजन में भी डालना है, भूलना नहीं है, रिवीजन करते रहना है भाई, रिवीजन करते रहना है। और यही टाइम है जब हम पढ़ सकें, है ना, यही टाइम है जिसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पहले एग्ज़ाम से पहले तो बहुत लोग पढ़ने वाले हैं यार, ये जो बचा हुआ टाइम है ना अभी ये इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि शुरुआत ना बहुत लोग करते हैं लेकिन एंड तक ना कुछ ही पहुंच पाते हैं। अगर मैं बोलूँ एकदम कॉमन आदत है, ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बचपन में नया कॉपी आता था ना तो शुरू के 4-5 पेज लिखने में तकलीफ नहीं होती थी। क्या ऐसा होता था कि आप लोगों के साथ कि नया पेंसिल आया, नया आपका कॉपी आया तो बहुत अच्छे से उसको हम संभाल के रखते थे और शुरू में जो पेजेस लिखते थे बहुत सजा के लिखते थे, और 5-6 पेज लिखने के बाद या 8-10 पेज लिखने के बाद उस कॉपी का आता पता ही नहीं रहता था। वो सब्जेक्ट सबसे शुरू अगर मैं बोलूँ स्कूल जाते थे तो 6 कॉपी लेके जाते थे, बाद में धीरे से समझ में आया कि एक ही रफ कॉपी इनफ है, इस तरीके से, है ना। तो वैसा नहीं करना भाई, आप एक बहुत बड़े लेवल के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मेहनत कंसिस्टेंसी जरूरी है, दोनों करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक टर्म आता है आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर दैट इज योर APF। ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एवरेज नंबर ऑफ एटम्स टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट, एवरेज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied, it is ratio of volume occupied by average number of atoms to the volume of unit cell। सो डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है कि भाई यूनिट सेल का वॉल्यूम में कितने एटम, मतलब जो एटम एवरेज नंबर ऑफ एटम्स है उसका वॉल्यूम कितना है वो बताने की कोशिश हो रही है इससे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर से। मतलब ये
कहीं ना कहीं पैकिंग के बारे में बात कर रहा है ना, कि कितना पोर्शन आपका पैक्ड रहेगा, मतलब कितना पोर्शन डेंस रहने वाला है, डेंस रहने वाला है। मतलब अगर मैं डेंसिटी निकाल लिया या एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाल दिया, तो उसके अपोजिट कोई अगर आपको पूछे कितना वॉइड है, तो वो भी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। चलिए देखते हैं पहले कि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपका ये जिस तरीके से लिखा है, तो सिंपल क्यूबिक सेल, जैसे पहला था आपका HCC, तो सिंपल क्यूबिक सेल का वॉल्यूम होता है A क्यूब, ठीक। आपका A इक्वल टू 2R था, एटॉमिक रेडियस और साइड में रिलेशन ये था, ठीक। अब नाउ माय डियर, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने थे आपके सिंपल क्यूबिक सेल में? बिल्कुल सर, अपने को पता है, अभी निकाले थे, कितना था? 1 था। सो इस पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अगर मुझे निकालना रहे, सो इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एटम्स। तो आपका एटम कैसा कंसीडर करने वाले हैं हम लोग? स्पीयर, स्पीयर, तभी तो रेडियस आर ले रहा था, है ना। ये कहीं पे बात नहीं किया था, लेकिन ध्यान रखना बेटा कि आपका जो एटम है वो एक स्पीयर की तरह कंसीडर किया जाएगा। सो स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब सर, यस, डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ द सेल विल बी व्हाट? A क्यूब, और A की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 2R रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं सर। सो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8R क्यूब। सो ये कैंसल हो गया। सो यहां से अगर मैं बोलूं, तो आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा, फ्रैक्शन में कुछ आ जाएगा भाई, कितना आ रहा है देख लेते हैं। पॉइंट 52% आपका पैक्ड है, 0.52। सो आपका वॉइड कितना होगा, खाली कितना होगा? 52% अगर पैक्ड है तो 48% खाली होगा। तो वॉइड पूछेगा तो ध्यान रखना, और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर पूछेगा तो ध्यान रखना, है ना। सो एपीएफ इन द केस ऑफ एससीसी कितना होता है? 0.52। अगर आपको बीसीसी का निकालना रहा तो बीसीसी का, तो क्या हो जाएगा? बीसीसी का वॉल्यूम तो वही है भाई, क्यूब है, ठीक। इस पे एटॉमिक रेडियस और आपका जो साइड है उस पे रिलेशन होता है। अगर मैं बोलूं तो रेडियस इक्वल टू, आप लिख सकते हैं डियर इस पे, दैट इज योर √3/4a। मतलब सर a इक्वल टू, क्या मैं 4R/√3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड साइड ऑफ द यूनिट सेल इन केस ऑफ बीसीसी, इन केस ऑफ बीसीसी। तो रिमेंबर दिस वन, मैं एक टेबल फॉर्म में और बता दूंगा, थोड़ा सा समझ जाइए ताकि याद रखने में आसानी होगा, ठीक। इस पे एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? एवरेज नंबर ऑफ एटम्स सर इसके आपके थे 2 था, ठीक। सो इस पे आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? दैट इज योर 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब 2 एटम हो गए, सो 2 कर दिया, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। आपका इसका वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब, मतलब 4/√3 क्यूब सर इंटू R क्यूब। तो ये R क्यूब कैंसल हो गया। इसका कितना आ रहा है? लेट्स सी, .68, मतलब 68% आपका जो पोर्शन रहेगा वो फिल्ड है, और 32% आएगा ना, 1 से माइनस करूंगा। सो 32% आपका वॉइड रहने वाला है इन केस ऑफ व्हाट? बीसीसी। और आपका एससीसी के केस में 0.52 था। सिमिलरली क्या सर मैं एफसीसी का निकाल सकता हूं? बिल्कुल। एफसीसी में एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने थे आपके? 4 थे, 4 था। एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितना था? 4 था, ठीक। और अगर मैं बात करूं एवरेज नंबर ऑफ एटम्स आपके 4 थे डियर, इस पे रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड साइड में जो अगर रिलेशन बोलूंगा तो वो होता है R इक्वल टू √2/4 इंटू A, √2/4 इंटू A। इट मीन्स दैट A इक्वल टू, आई कैन से 4R/√2,
इन केस ऑफ एफसीसी। सो यार इस पे वॉल्यूम कितना होने वाला है, वो ये भी तो क्यूब था तो वो ए क्यूब हो जाएगा, एंड ए पी एफ। सो टोटल नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एटम्स 4 है सर। एक एटम का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ए क्यूब। ए की जगह क्या रख सकता हूं 4/√2 क्यूब इंटू आर क्यूब। सो आर क्यूब कैंसिल हो गया, जो बचा है उसका रेशियो अगर निकालने जाता हूं, देखते हैं भाई कितना आता है। फोर बाई रूट टू 0.74 एप ई एफ है ना। कैलकुलेटर थोड़ा सा दिक्कत करता है कभी कभी, ठीक है। हाँ 0.74, ये इरेज कर रहा हूं भाई। खैर एग्जाम में आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना है, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक, मतलब एक चीज आपको जो ध्यान रखना है, फिर भी कभी फंस जाते हो तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, तो आराम से आप निकाल सकते हो भाई। सो एफसीसी के केस में ए पी एफ कितना आ रहा है 0.74। अगर एचसीपी का निकालना रहेगा तो एचसीपी में एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे डियर, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स होंगे इसमें 6, ठीक। अगर मैं बोलूं इस पे आपका एटॉमिक रेडियस और साइड में रिलेशन क्या है, तो दैट विल बी ए इक्वल टू 2r, इस पे भी होता है जैसे कि सिंपल क्यूब में होता है। इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो वॉल्यूम है दैट विल बी 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू सी, ये होने वाला है इसका वॉल्यूम, किसका एचसीपी का। सो ये ध्यान रखना भाई, ये वॉल्यूम याद रखना पड़ेगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू सी। सी याद है क्या था, सी बाई ए ऑलरेडी मैंने बताया आपको, सी बाई ए इक्वल टू 1.632 है। मतलब सी इक्वल टू कितना लिख सकते हो सर 1.632 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब यहां पे अगर मैं ए पी एफ निकालना चाहूं, सो दैट इज योर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 6, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ओके सर, डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम कितना होगा 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, और सी की जगह कितना लिख सकते हो, सी की जगह 1.632 ए, मतलब सी की जगह अगर मैं ए लिखना चाहूंगा तो 1.632 का मल्टीप्लाई, और ए स्क्वायर पहले से है, ए स्क्वायर ये ए और आने वाला है, मतलब ए क्यूब, और ए इक्वल टू कितना लिख सकता हूं 2r क्यूब। सो यार यहाँ पे 8 आ जाएगा, और आर क्यूब ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाने वाला है, तो इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अपन निकाल लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट 74, इस पे भी आपका 0.74 आ रहा है, 0.74। सो देखो बहुत सारी बातें मैंने इतने सारी चीज़ों में बता दिया आपको। मैं क्या क्या बताया हूँ पता है आपको, बताया हूँ एटॉमिक रेडियस और लैटिस, स्पेस लैटिस जो आपका साइड है ए, है ना,
ये वाला ए और एटॉमिक रेडियस में मैंने रिलेशन बताया और सबका वॉल्यूम बताया है, एपीएफ भी बताया है, ठीक है ना। सो नोट इट डाउन डियर, नोट इट डाउन। लेकिन इसको ना आप डायरेक्ट इस तरीके से हर बार निकालते मत बैठे रहिए, इसको एक टेबुलर फॉर्म में याद रख लेंगे तो आसान होने वाला है, क्योंकि जैसे एग्जाम में तुरंत पूछा, जैसे ही पूछा हम वो ऑप्शन टिक लगा के आगे बढ़े। अगर पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा। यही रेस कर रहा हूं भाई। ठीक है भाई। देखिए आपको एक टेबल ध्यान रखना है, इस पे अगर मैं इस तरीके से लिखा, ये हो गया सीरियल नंबर, ये टर्म्स और प्रॉपर्टीज मुझे बोलना चाहिए। फॉर HCC, BCC, FCC एंड HCP। नंबर 1, अगर मैं बात करूं डियर, एक टर्म आता है दैट इज योर व्हाट, अगर मैं कहूं वॉल्यूम, सो वॉल्यूम सबका पता है क्या, इसका क्या था ए क्यूब था, इसका वॉल्यूम क्या था ए क्यूब था, इसका वॉल्यूम क्या था ए क्यूब था, लेकिन इसका वॉल्यूम 3√3/2 A² था। और अपने को ए और सी में रिलेशन पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, C/A = 1.632, इस तरीके से था। सो ये टेबल याद रखना है ना। एग्जाम देखो, एग्जाम कभी भी ये नहीं मांगता कि भाई आपको कितना डेप्थ नॉलेज है, एग्जाम में ये मांगता है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम में आपको ज़रूरत है उस टाइम में वो चीज़ याद आई कि नहीं। सो ये टेबल याद रखना, अगर पूछेगा तो यहीं से आएगा, अगर पूछेगा तो यहीं से आएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ इतने देर से जो पढ़े हैं उसका सारांश है ऑलमोस्ट ये, ठीक। सो ये होने वाला है। सेकेंड वन, अगर मैं बोलूं एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स, सो द नंबर ऑफ एटम्स ओरिजिनली बिलोंगिंग टू द यूनिट सेल, एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। अगर एवरेज नंबर ऑफ एटम्स के बारे में मैं बात करूंगा डियर, सो HCC में कितना था 1, BCC में कितना था 2, FCC में कितना था 4, इसमें कितना था 6, ठीक, ठीक है। इसके अलावा APF निकाले थे, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। सो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इसका कितना आया था 0.52 आया था, 0.52। इसका कितना आया था 0.68 आया था, है ना। और इसका कितना आया था 0.74, इसका भी 0.74 आया था, ठीक। सो दिस आर द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। कोई वाइड पूछेगा, वाइड पूछेगा, सो कितना वाइड होगा भाई इस पे, वाइड अगर वाइड पूछ दिया तो 0.48% सर, और 0.48 दिस विल बी द वाइड, और 48%, ठीक। सो दिस विल बी द वाइड इन केस ऑफ HCC। इस पे भी 1 से माइनस कर सकते हो, सिमिलरली इस पे भी 1 से माइनस कर सकते हो, इस पे भी वैसे ही 1 से माइनस करके आप वाइड निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो और क्या बताया था आपको, बताया था मैं रिलेशन बिटवीन A एंड R, A एंड R। सो इन दिस केस क्या था आपका, दैट इज योर A = 2R सर। इस केस में क्या था, दैट इज योर 4R डिवाइडेड बाय √3, A = या √3A डिवाइडेड बाई 4R = कह सकते हो। तो ये एक चीज याद रहना चाहिए भाई। सिमिलरली इस पे A = यू कैन राइट 4R डिवाइडेड बाई √2 था FCC के केस में, और इस केस में आपका क्या था A = 2R, A = 2R, ठीक। सो इस तरीके से होने वाला है। एक नंबर, एक टर्म और आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी याद रख लेना भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सर, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है डियर,
कि अगर किसी एटम को यूनिट सेल में अगर देखोगे, और एज आई टोल्ड यू कि नंबर ऑफ यूनिट सेल से आपका पूरा क्रिस्टल बनने वाला है, मतलब यहाँ पे एक यूनिट सेल, उसके बाद ये एक यूनिट सेल, ऊपर ये एक यूनिट सेल, पीछे एक यूनिट सेल, इधर एक यूनिट सेल, नीचे ये एक यूनिट सेल, साइड में एक यूनिट सेल। सो ये पूरा यूनिट सेल, एक यूनिट सेल नंबर ऑफ यूनिट सेल से घिरा रहेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ एक एटम, किसी भी एटम को एक यूनिट सेल में अगर कंसिडर करता हूं तो वो भी नंबर ऑफ एटम से घिरा रहेगा। सो इन केस ऑफ एससीसी वही नंबर ऑफ एटम से जो घिरा रहता है ना, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, है ना। इतने देर तक जो बता रहा था वही कोऑर्डिनेशन नंबर है डियर। मैं क्या बोला कि एक यूनिट सेल नंबर ऑफ यूनिट सेल से घिरा है। सिमिलरली अगर किसी एक एटम को देखूंगा तो नंबर ऑफ एटम से घिरा है। सो जो एटम को आप कंसीडर किए और जितने नंबर ऑफ एटम से वो घिरा है, सो उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट एक एटम जो कंसीडर किए हो वो कितने एटम से इक्वी डिस्टेंस पे आपका क्या है, सराउंडेड है, ठीक। सो वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इन केस ऑफ एससीसी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इन केस ऑफ बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 एंड एफसीसी में आपका 12 होता है, एचसीपी में भी आपका 12 होता है, 12, ठीक, 12। सो रिमेंबर दिस टेबल, ये बहुत काम का टेबल है भाई, हाँ ना, बहुत काम का टेबल है। इस टेबल से आपका लगभग पूरा काम हो जाएगा डियर। सो ये एक पार्ट हुआ। एज सच अगर मैं बोलूं तो इस पार्ट से सवाल ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते, कभी कभार आपका गेट एग्जाम में आ जाता है, फिर भी, है ना। आप टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में एक बेवकूफ़ी और करते हैं कि एटॉमिक पोर्शन का, मतलब इससे न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पूछ देते हैं एज सच, जो कि गेट में नहीं पूछा जाता भाई। वही इंजीनियरिंग सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो आपको उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली एक टर्म आता है मिलर इंडाइसेस, वो भी नहीं पूछा जाता गेट एग्जाम में। सो उसके लिए बेफिक्र रहिए। आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स पढ़ने हैं, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आप जानते हो, जैसे कि अगर मैं इंजीनियरिंग मटेरियल की और प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो आपको रेजिलेंस पता होना चाहिए, टफनेस पता होना चाहिए, और ये सब आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। क्रैश कोर्स में वेणु सर ने ये चीज़ मेंशन कर दिया है भाई। तो वो वहां से डायरेक्ट चीजें पूछी जाती है। एक बार यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि भाई कौन सा आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, उसका उसमें एक ऑप्शन था इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यस यस, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपके पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये लेस इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था। एक पार्ट में अगर मैं बात करूं, एक आपको मैं बात करने वाला हूं आपके साथ, वो रहेगा कि आयरन का कूलिंग कर्व, आयरन का कूलिंग कर्व और उस आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम एक इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है और एक ट्रिपल ट्री डायग्राम आता है जो कि नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है। उसमें कूलिंग के बारे में बात करते हैं कि टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, उस पर हम लोग भी थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। सो टिल नाउ अभी के लिए इतना ही डियर। बशर्ते ये है कि आप ना कंटिन्यू रहिए पढ़ाई में, कंटिन्यू रहिए, क्योंकि कल लास्ट लेक्चर, ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो कल लास्ट लेक्चर हो जाएगा किसका, प्रोडक्शन का, और थोड़ा बहुत एमएसक्यू है, उसके बारे में एक लेक्चर में मैं बात कर लूंगा। फिर 15 अक्टूबर से मैं लेके आने वाला हूं थ्योरी ऑफ मशीन। सो बी रेडी फॉर दैट वन, है ना। और मटेरियल साइंस का इतना ही पढ़ना जितना मैं पढ़ा रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए, है ना, इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेटेज के हिसाब से पढ़िए, एग्जाम में कितना वेटेज है उसके हिसाब से, ठीक। तो आज के लिए इतना ही डियर, थैंक यू सो मच, है ना। होपफुली मज़ा आया होगा ये लेक्चर में। ध्यान से सुनना बस, है ना। अगर कोई पॉइंट मिस कर गया हो गया, आपको लगता है कि मैं मिस कर गया या समझ नहीं आया, एक बार वापस उस जगह जाके सुनना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्रोडक्शन ऐसी थ्योरेटिकल है, लेकिन ये और ज़्यादा थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है। सो इसको ना याद रखने की ज़रूरत है थोड़ा सा। सो कीप रिवाइजिंग, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।